अब ये यूपी में इतने टाइम बाद हो रहा है। इसका बेसिक पर्पस यही है कि वोटर लिस्ट की जो प्योरिटी हो, शुद्धता हो, वो बिल्कुल रहे। जो एलिजिबल आदमी है उसका नाम वोटर लिस्ट में हो, जो इनएलिजिबल आदमी है उसका नाम वोटर लिस्ट में ना हो। इसके लिए हमने आपको एक डिटेल्स भी दी है, जो टाइमलाइंस है। उस टाइमलाइंस में आपके जैसे 28 जो गई है पिछले महीने, 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रिंटिंग फॉर्म्स के लिए उनकी ट्रेनिंग, इस सब का प्राविधान रखा। और 4/11/25 से 4/12/25 तक, जो अराउंड 1 मंथ का टाइम है, ये पूरा इन्यूमरेशन पीरियड है। इस पीरियड में बीएलओस को बोला गया है कि हर किसी का, जो भी वोटर है आज के टाइम पे वोटर लिस्ट में, उस हर किसी का गणना प्रपत्र निकलेगा। तो 26/10 जब हम ये चीज एसआईआर 27 तारीख को लागू हुआ, तो 26/10/2025 को वो वोटर लिस्ट फ्रीज कर दी गई रात को 12 बजे। और उसमें जितने भी वोटर्स थे, वो वोटर्स सभी को गणना प्रपत्र मिलेगा। उस गणना प्रपत्र का एक फॉर्मेट है, मुझे लगता है आपको वो भी एक फॉर्मेट दे देना चाहिए। अभी फोटोकॉपी करवा लीजिए, दे दीजिए। उस फॉर्मेट में प्री प्रिंटेड गणना प्रपत्र है कि उसमें ऊपर के खानों में उसका नाम, सीरियल नंबर, एपिक नंबर, पार्ट नंबर, बूथ कौन सा है, और उसकी फोटो और उसका एक क्यूआर कोड, ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी प्रिंटेड आएगी। तो जैसे अगर मैं दीपक मीना कहीं का वोटर हूं, तो मेरा गणना प्रपत्र आएगा और उसमें मेरा नाम, सीरियल नंबर, एपिक नंबर सब रहेगा, मेरी फोटो भी रहेगी जो वोटर लिस्ट में, और एक क्यूआर कोड रहेगा जो एक यूनिक क्यूआर कोड है हर फॉर्म का। उसके बाद एक उसके बगल में एक नई फोटो लगाने की जगह है। उसके बाद नीचे कुछ डिटेल्स हैं। नीचे डिटेल्स क्या है? उनका आधार नंबर, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं कि वो वॉलेंटरी कोई शेयर करना चाहता है तो करे या नहीं। उसके अलावा फादर्स मदर दोनों के नेम है, दोनों के एपिक हैं। और उसके अलावा फिर नीचे कॉलम्स है जिसमें एसआईआर जो 2003 में हुआ था उससे मैपिंग अगर होती है, तो अगर मैं 2003 की वोटर लिस्ट में था तो उस वोटर लिस्ट में किस बूथ पे किस क्रमांक पे था, ये ढूंढ के उधर लिखना है। और मेरा रिलेशनशिप, मान लीजिए मेरे पिताजी का नाम मैंने लिखा रामचरण मीना, तो रामचरण भी उन वोटर लिस्ट में थे, उनका भी डिटेल्स फिर उसमें मांगा है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो उस टाइम पे ना हो, तो वो नहीं भर पाएंगे उस कॉलम को। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि अगर वो 2003 की वोटर लिस्ट में था, नहीं था तो वो नहीं था। तो वो अपना ये डिटेल्स भर के वो गणना प्रपत्र, एक दो कॉपी है, एक बीएलओ रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट स्लिप के साथ एक उस व्यक्ति को ही दे देगा, उसी के पास रहेगा, और एक गणना प्रपत्र वो खुद अपने पास ले लेगा। ये सभी बीएलओ को निर्देशित किया गया है कि इस इन्यूमरेशन पीरियड में गणना प्रपत्र के अलावा कोई और दस्तावेज नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है। मतलब कोई बोले ये सर्टिफिकेट दो, वो सर्टिफिकेट दो, ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। ये हम बार बार बीएलओ को भी बता रहे हैं कि सिंपल सी बात है कि जो भी वोटर लिस्ट में आज के टाइम पे वोटर लिस्ट में जिनके नाम थे, सभी को हम बीएलओ के माध्यम से गणना प्रपत्र दे रहे हैं। वो गणना प्रपत्र उसको भर के देना है, और उसको भर के देने के बाद बीएलओ के माध्यम से उसकी जो डिटेल्स हैं वो उसी ऐप के माध्यम से हम अपलोड कर देंगे, और उन सभी का नाम वोटर लिस्ट में आएगा। और इस पीरियड में कोई भी दस्तावेज लेने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें कुछ इस टाइप के केसेस हो सकते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि किसी की डेथ हो गई, या कोई शिफ्ट हो गया, या कोई है ही नहीं मौके पे, या कितना भी हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई नंबर कोई डुप्लीकेट है। ये 4 टाइप के हम मेनली कहते हैं कि साहब डुप्लीकेट है, या परमानेंटली शिफ्ट हो गया, या एब्सेंटी वोटर है कि पता ही नहीं कहा है, और एक डेड वोटर है। तो इन सब के भी फॉर्म्स हमें देने हैं। डेड है तो उसके परिवार की किसी व्यक्ति को दे देना है। अगर वो शिफ्ट हो गया तो मकान किराएदार था तो मकान मालिक को कम से कम दे देना। और कहीं कोई कुछ मिल ही नहीं रहा है लिंक, तो हमें उस जगह पे जहां उसने पहले लिखा था वहां चस्पा करवा के फोटो खींच के हम लोग रख लेंगे कि हमने कम से कम सर्व कर दिया। और इस टाइप के जो वोटर्स हैं इनको चेक करने के लिए बीएलओ कम से कम
मतलब हर किसी के घर 3 बार जाना है उसे, मतलब गणना प्रपत्र मिल गया ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर नहीं मिला या डिलीवर नहीं हो पा रहा तो कम से कम वो 3 बार जाएगा और आश्वस्त होगा कि साहब मैं पहली बार भी गया था तब भी नहीं मिला, दूसरी बार भी गया था, तीसरी बार भी गया था और उसके बाद भी नहीं मिलता तो ठीक है। वो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जब वो कलेक्शन स्टार्ट करेगा तो कलेक्शन एक तो ये होगा, अगर उसने 100 बांटे तो 96 उसे मिले और 4 नहीं मिल पाए, जो डेथ हो गई जिसकी वो नहीं भर के मिल पाएगा, जो डुप्लीकेट है वो अपना लिख के देगा। तो उसमें ऐप में ऑप्शन है कि उसने कलेक्ट किया और कितने उसने मिल गए और कितने नहीं मिले, और जो नहीं मिले उनके कारण भी है उस ऐप में, तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा डेटा, किसी की मृत्यु हो गई या किसी की है। तो ये काम बीएलओ को इस ईआर पीरियड में जो 4/11 से 4/12 तारीख तक हमने रखा है इसमें करना है। ये एक बेसिक वर्क है और जो बीएलओज ने ये वर्क स्टार्ट कर दिया है, आप भी कभी जाए तो मतलब देख सकते हैं इसको फील्ड में भी। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मतलब क्योंकि आपके माध्यम से भी प्रचार प्रसार और इन सब चीजों का बढ़ेगा, तो आप जब भी कवरेज करते हैं तो उसको अच्छे से चलाएंगे तो लोग भी इससे ज्यादा जागरूक होंगे और लोगों को भी एक अच्छा वो मतलब इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद आपको जो ये डेटा दिया है, तो ये जब 4/12 को ये ईआर पीरियड पूरा हो जाएगा तो 9 तारीख तक हम ड्राफ्ट रोल को पब्लिश कर देंगे। 9 दिसंबर को जब ड्राफ्ट रोल पब्लिश हो जाएगा तो अब टाइम आएगा दावे और आपत्तियों का। ये दावे आपत्तियों का जो टाइम दिया गया है वो 9/12/25 से, जिस दिन वोटर लिस्ट ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश होगी, से 8/1/2026 तक, जनवरी 8 तक। ये भी ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम है। और इसके बाद सुनवाई करके और सभी चीजें करके 7 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट को पब्लिश करना है। आपकी जानकारी के लिए कि अब इसमें कुछ हम वो शीट भी आप शेयर कर देना, मतलब जो बर्थ वाली है ना, किससे क्या दस्तावेज लेने, तो इसमें आगे का पार्ट है, पर मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर उसका एसआईआर के 2003 से डेटा मैच कर रहा है और मैपिंग हो रही है तो उसे किसी भी दस्तावेज की अपने वोटर लिस्ट फाइनल वोटर लिस्ट में भी उसकी जरूरत नहीं है। वो सिर्फ उसी का प्रूफ कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम ये था, उसी का स्क्रीनशॉट या जो भी करके अपलोड कर देंगे, वो सफिशिएंट है। अब इस टाइप से कुछ कैटेगरीज बनाई है कि किस डेट से पहले, अब अगर ये चीज हो गई तो वो तो क्लियर हो जाएगा, पर किसी व्यक्ति का उसमें नहीं है तो एक टाइमलाइन फिक्स की है, वो आपको डिटेल शेयर कर देंगे कि अगर 1987 इस दिनांक से पहले उसमें होगा, इसमें है जो इसमें लिखा है कि यदि 1/7/1987 से पहले भारत में जन्म हुआ है तो नीचे दी गई सूची जो 13 उनकी सर्टिफिकेट्स की सूची दी हुई है, जो भी है उनमें से कोई भी एक उपलब्ध जिसमें जन्म तिथि या जन्म स्थान का पता चलता हो, कोई भी अभिलेख वो देगा तो मान्य होगा। ऐसे ही 1987 से 2004 के बीच में जन्म हुआ है तो उसमें क्या देना है वो लिखा हुआ है, और 2004 के बाद जिसका जन्म हुआ है उसको क्या देना है वो लिखा हुआ है। ये उस कंडीशन में जब उसका 2003 की वोटर लिस्ट से नाम या उसका रिलेशनशिप या कुछ भी हम लिंक नहीं कर पाए। अगर उसमें उसके पिताजी जो आ गया प्रोजीनी का भी कि पिताजी माताजी या दादा दादी का भी नाम था, उसका भी लिंक वो लगा देगा तो वो भी अपने आप में एक सफिशिएंट हो रहेगा। तो ये मोटा मोटा जो जिस तरीके से ये सर्वे होना है इन्यूमरेशन का, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। इसमें सभी चीजें, इसमें दोनों ऑप्शंस हैं, इसमें आपको लिख के दिया हुआ है कि कोई गणना प्रपत्र अपना खुद भी डाउनलोड कर सकता है वेबसाइट से। मान लीजिए वो मुंबई में रहता है और मान लीजिए कि वो यहाँ नहीं है और वो अभी कुछ काम से गया हुआ है, तो मुंबई से भी बैठ के अपना गणना प्रपत्र डाउनलोड कर सकता है और वहीं से सबमिट भी कर सकता है, तो कोई रोक नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति बाहर काम करता है तो ऐसा कोई नहीं है कि घर में अगर 4 परिवार के लोग हैं तो वो 5वां भी उसी परिवार के लोगों को दे सकते हैं, और उसके जो रिलेटिव है इमीडिएट माता पिता या कोई जैसे मतलब जो क्लोज रिलेटिव हैं वो भी उसके ब्याह पे साइन करके ऑथराइज करके देंगे कि वो यहाँ है नहीं, इसकी डिटेल्स हमने भर के दे दी है, तो वो भी मान्य है, हम उस गणना प्रपत्र को भी ले लेंगे। ठीक है। इसके अलावा बीएलएस जो बूथ लेवल एजेंट है, हमने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग की है, एक मीटिंग कर ली है, एक मीटिंग हमारी कल है, और हमने हर वीक
एक दिन फिक्स किया है जो आज का ही था, आज वो मीटिंग नहीं पर कल है, जो ट्यूसडे, हर ट्यूसडे को, हर थर्सडे को शाम को 5 बजे हमने हर वीक का पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठक रखी है कि उनके जो भी इश्यूज हैं वो हर वीक आके बता सकते हैं, और जितने भी हमारा जो भी प्रोग्रेस है और जो भी रिव्यू होगा हम उनसे लगातार शेयर करते रहेंगे कि हर चीज पारदर्शिता से बनी रहे। तो उनको बोला गया है कि बूथ लेवल एजेंट्स अपने अपॉइंट करें। अभी तक किसी ने उस लेवल पे सभी पूरी विधानसभाओं की लिस्ट नहीं दी है, बीजेपी से मिली है और बीजेपी से मिली है, बाकी पार्टीज को भी हम मोटिवेट कर रहे हैं। उसमें ये है कि बीएलए इसमें भागीदार इस तरीके से बन सकते हैं कि बीएलए को अधिकतम 50 गणना प्रपत्र एक दिन में बीएलओ को देना अलाउड है। तो कोई भी बीएलए मदद करना चाहता है, गांव के लोगों को मान लीजिए या शहर में लोग या जो भी बूथ में है, उनको गणना प्रपत्र मिल गए, अब उनको भरना है, भर के वो वापस से जमा करने के लिए बीएलए उनसे इकट्ठा करके और वो फॉर्म्स बीएलओ को दे सकता है, और वो लिखेगा कि सब चीजें जांच कर ली गई है, मेरे हिसाब से सही है, वो करके दे देगा। तो बीएलओ उसको रिसिप्ट बीएलए को ही दे देगा उन 50 फॉर्म्स की, और वो जमा कर सकते हैं, पर ये अधिकतम 50 है एक दिन में, ठीक है। इसके अलावा बीएलओ को ये बोला गया है कि कई लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, वृद्ध है, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है, या जो भी इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से वो गणना प्रपत्र खुद या अपना डेटा ढूंढने में जिनको परेशानी हो, तो बीएलओज उनकी मदद करें, या कोई ऐसे एनएसएस या एनसीसी के भी बच्चे हों उनकी भी मदद लेके उनके गणना प्रपत्र भर सकते हैं। ये गणना प्रपत्र की जो एक्सरसाइज है, इसका मोटिव मेजर यही है कि हर, मतलब ये नहीं कि हर छोटी सी बात पे किसी वोटर का नाम कट जाए। गणना प्रपत्र अगर वो पूरा भर भी नहीं पाता, मतलब कुछ डिटेल्स उसकी मिसिंग है या वो नहीं ढूंढ पाया है, तो भी वो एक्सेप्ट रहेगा और तो भी उसका ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम आएगा। अगर उसमें कुछ कमी है तो फिर वो दावे आपत्ति में फॉर्म चले जाएगा, और फिर जो अगला 1 महीना है उसमें हम उसकी सुनवाई करेंगे। पर जिस भी व्यक्ति ने अपना गणना प्रपत्र भर के हमें वापस दे दिया, उसका वोटर लिस्ट में हम लोग नाम लाएंगे। उसमें फिर वो कमी होगी तो वो ऑटोमेटिकली दावे आपत्तियों के उसमें डेटा चले जाएगा। तो जिनकी सुनवाई के लिए 1 महीना दिया है, पूरा ये है। इसी के साथ आप जब इस टाइमलाइन को देखेंगे तो इसमें एक टाइमलाइन में एक डेट और दे रखी है कि रैशनलाइजेशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ पोलिंग स्टेशन। तो जो पोलिंग स्टेशंस भी है हमारे, ये निर्देश है कि 1200 से ज्यादा नहीं, 1200 इलेक्टर पे पोलिंग स्टेशन बनना चाहिए, इससे ज्यादा वोटर्स अमूमन ना रहे। और अगर आपको लगता है, हमने पॉलिटिकल पार्टीज की बैठक ली थी, उनमें उनको बता दिया गया कि अगर आपको लगता है कि कोई बूथ चेंज करवाने की जरूरत है, कोई बूथ के संबंध में कोई इश्यू है, कोई भी पोलिंग स्टेशन, कोई जगह ऐसी हो सकती है कि इधर से उधर जाने में दूरी ज्यादा है, जो भी मानक है, कल को बीच में नहर आ गई, इधर से उधर पुलिया नहीं है, नदी आ गई, उसका कोर्स, जो भी रीजन है जिसकी वजह से वोटर को परेशानी है और जो मानक है वो पूरे नहीं करते हमारे पोलिंग स्टेशन का, तो आप हमें ऑब्जेक्शन दे दीजिए, हम उसका फिजिकल वेरिफिकेशन सबका करवा रहे हैं। और इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज की बैठक में उन सबके सुझाव और वो लेकर, और उसके बाद हम इसको मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के ऑफिस भेजेंगे और वो भारत निर्वाचन आयोग भेजेंगे इसके फाइनली अनुमोदन के लिए। तो उसका भी वर्क चल रहा है, और उसको भी हम लोग करके जो वोटर, जो हमारे फाइनल पोलिंग स्टेशंस है, वो हम पब्लिश कर देंगे। हमने पॉलिटिकल पार्टी से ये भी रिक्वेस्ट की है कि जैसे अब बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स भी आ गई हैं, कई जगह कॉलोनीज आरडब्ल्यूएस डेवलप हो गए, तो उन जगह पे उन्हीं के कॉमन रूम लेके और उसी जगह पे बूथ हम लोग बना लें, तो ज्यादा बेटर है। कि कई जगह अब मैं देख रहा हूँ आपके कि 100 150 फ्लैट भी हैं और उनमें कम से कम 800 600 700 वोटर्स है, तो उनका उन्हीं की रेजिडेंसी में या उन्हीं के उस जगह पे कहीं पे भी कॉमन रूम या एक्टिविटी रूम में भी बूथ बन जाता है, तो उनको अपने कॉलम, मतलब जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स है उनसे दूर कहीं जाके वोट डालने की जरूरत नहीं है, जिससे आयोग का, माननीय आयोग का भी पर्पस ये है कि वोटर को सहूलियत रहे और ज्यादा से ज्यादा आदमी या व्यक्ति जो भी है आके वोट डाले। तो ये मुझे जो हमारा इन्यूमरेशन है इसके बारे में कहना था, और ये जो डिटेल्स दी है, बेसिक आंकड़ा हम लोगों ने आपको दिया है। एक चीज बस मैं और बताना चाहूंगा कि कई जगह पे लोग ये बोले कि हम 2003 का कैसे पता करें वहां है या नहीं है। वैसे हमने बीएलओ को 2003 की वोटर लिस्ट भी दी है, और 2000 जो हमारी जनवरी 2000
इस साल में पब्लिश हुई थी 25 में, वो भी वोटर लिस्ट दी है। इसके अलावा आप लोगों के माध्यम से मैं सबको बताना चाहूंगा कि इसमें हमने डिटेल्स दी है। वो साइट जो ईसीआई की साइट है, उस साइट पे भी जाके पूरे भारत की 2003 में जहां जहां एसआईआर का जो था वो सारी वोटर लिस्ट बूथ वाइज अवेलेबल है। तो कोई व्यक्ति ये भी है कि मैं उस टाइम पे दूसरे जनपद या दूसरे प्रदेश में भी रहता था और वहां मेरा नाम था, अब मैं आज यहाँ आके सहजनवा में रह रहा हूँ, तो वो ढूंढ सकता है कि 2003 में उसका कहाँ नाम था, वो उस वोटर लिस्ट को खोल के चेक कर सकता है। बीएलओ को भी हमने ये बताया कि वो भी लोगों की मदद कर सकते हैं और वो व्यक्ति भी खुद ढूंढ सकता है, वो अवेलेबल है ऑनलाइन। मैपिंग का काम हमने बीएलओ को बोला है, अराउंड 32-33% मैच हम लोग करवा चुके हैं 2003 की वोटर लिस्ट से। कोशिश की जा रही है कि 60-70-80% जितना भी हम बढ़ा के उसको मैच कर लें। मैच कर लेंगे तो आगे दावे ऑब्जेक्शन में हमारे कम लोग होंगे और आसानी होगी उसको वोटर लिस्ट को फाइनल करने में। तो ये बेसिक, और तो कोई पॉइंट नहीं छूट रहा है ऐसा कोई? हाँ, बीएलओ को गणना प्रपत्र के साथ एक इंफॉर्मेशन शीट भी दी गई है, जो आपको भी दी गई है, वो भी उसके साथ, वो बेसिकली जो भी हमारे इलेक्टर्स हैं और जो भी जिनको गणना प्रपत्र दिया जा रहा है तो उनके लिए है। दूसरी बात, कई लोग अब ऐसे भी हो सकते हैं जब गणना प्रपत्र बट रहा है और उनको गणना प्रपत्र नहीं मिला, उसका कारण ये है कि शायद वो वोटर लिस्ट में ना हो, जो रेयर है पर होंगे कुछ केसेस। तो उनको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। फॉर्म 6 भरने का प्राविधान अब भी है, वो अपना फॉर्म 6 भर के अपना वोट बढ़ा सकते हैं। किसी को शिफ्ट डुप्लीकेट भी है तो फॉर्म 8 भरने का भी प्राविधान है, वो अपने फॉर्म्स भरें। वो रूटीन में जो हमें प्रोसेस करने, जैसे जैसे आयोग हमें अनुमति दे रहा है उस हिसाब से हम लोग उनको प्रोसेस करके आगे जब भी फाइनल वोटर लिस्ट बनेगी उसमें हम उनको भी इंक्लूड कर लेंगे। ठीक। एक सर उसमें एक सवाल ये था कि सबसे पहले आपने सर बताया कि ये जो गणना प्रपत्र है इसमें पुरानी तो फोटो रहेगी और नई फोटो लगाने का ऑप्शन है। तो क्या कोई बताता है जैसे 20 साल पहले वो अपनी, इसीलिए वो ऑप्शन दिया है कि आप अपनी नई फोटो दे दें, अगर बदलवाना चाहते हैं तो उस पर चिपका दें, हम उसको अपलोड कर देंगे आपकी नई फोटो। सर 2003 में अगर उसका नाम दूसरा है और 2025 में अपडेट हो गया है तो कैसे? नहीं, देखिए, छोटी मोटी गलती एक अलग बात है, पर अगर वो हम कह नहीं सकते कि वही नाम है तो फिर हम उसको छोड़ देंगे। पर उसकी वजह से वोटर लिस्ट में नाम, वो ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, नहीं मिला कोई बात नहीं, वो दावे ऑब्जेक्शन में जाएगा, तब वो अपना बात रख देगा कि मेरा इस डॉक्यूमेंट में अलग नाम था, इस डॉक्यूमेंट में अलग है, अपना प्रपत्र दे देगा, है ना। एक सवाल अपनी बाइक में जरूर हाँ, वो साइड एग्जैक्ट देख लेता है। साइड कौन सी थी साइड? दावे और आपत्ति के लिए बीएलओ फिर इसी तरीके से सेकंड फेज में अवेलेबल रहेंगे। दावे और आपत्ति की जो सुनवाई है, जो सारे दावे आपत्ति जो भी निराकरण करना है वो ईआरओ लेवल पे होते हैं। ये इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर सारे दावे आपत्तियों का निराकरण करता है। अब वो बीएलओ के माध्यम, बीएलओ रहेंगे मदद करने के लिए, नोटिस देने के लिए, कागज देने के लिए, उसका वापस से कलेक्ट करके उसका दस्तावेज देने के लिए। पर ईआरओ एक वो होता है कि जो डिसाइड करता है ये दावे आपत्तियों को, और इसकी फर्स्ट अपील लाई करती है मेरे पास। अगर कोई ईआरओ के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो जिला निर्वाचन अधिकारी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है, और अगर जिला निर्वाचन अधिकारी के भी उससे कोई संतुष्ट नहीं है निर्णय से तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीओ ऑफिस यूपी सेकंड अपीलेट अथॉरिटी। तो दावे के लिए सर ईआरओ से कंसल्ट करना पड़ेगा आपको। मैं अभी ये बाइट देता हूँ, मैं बताता हूँ, है ना। देखिए, आज की प्रेस वार्ता आप सभी लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि जैसा आप लोग जानते हैं कि एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है हमारा 2025 में, वो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में चल रहा है इस टाइम पे उत्तर प्रदेश में। इसमें जो टाइमलाइंस हमने आप लोगों से शेयर की है कि 4 तारीख से ये स्टार्ट होकर अगले 4 दिसंबर 2025 तक इसमें गणना प्रपत्र बीएलओ द्वारा सभी जगह पर, सभी जो हमारे वोटर लिस्ट में वोटर्स हैं उनके गणना प्रपत्र बांटे जाएंगे डोर टू डोर जाके,
और उनको कलेक्ट किया जाएगा और कलेक्ट करने के उपरांत BLO ऐप के माध्यम से वो उसको अपलोड किया जाएगा और उसी के अनुसार 9 दिसंबर 2025 को हम लोगों के द्वारा ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश की जाएगी। इसमें सभी BLOs को ये स्पष्ट निर्देश दिए गए कि आप सभी के घर जाएं, सभी के गणना प्रपत्र दें और 100% डिस्ट्रीब्यूशन करके और सभी डिटेल्स उसमें भरवा के अच्छे तरीके से और उनकी मदद करके इसको टाइमली कलेक्ट करें। इसके अलावा गणना प्रपत्र के अलावा इस समय पे जो हमारे इन्यूमरेशन का पीरियड चल रहा है 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक का, उसमें और कोई दस्तावेज या और कोई अभिलेख BLO के द्वारा नहीं कलेक्ट होने। इन सबके इन्यूमरेशन फॉर्म के कलेक्शन के बेसिस पे हमारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट हम लोग पब्लिश करेंगे और उसके उपरांत जो भी दस्तावेज की या अभिलेख की कमी किसी वोटर या इलेक्टर को है और उसको देना है तो उनको प्रॉपर फॉर्मेट में हमारे द्वारा नोटिस जारी होंगे और उनसे उन अभिलेखों की मांग की जाएगी जो वो अपने क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन पीरियड में फाइल कर सकते हैं और आगे दावे आपत्तियों का निस्तारण उसी प्रकार किया जाएगा। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सभी जनपद वासियों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि अपने BLO से आप तत्काल संपर्क करें। वैसे वो सभी घर पर आएंगे पर फिर भी हमने सभी BLOs का साइट पे नाम और डिटेल्स दे रखे हैं, आप उनसे संपर्क करें। आप उनसे कॉल भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं कॉल, वो आपसे वापस से कॉल पे बात भी करेंगे और अपना गणना प्रपत्र लें और जल्दी से जल्दी उसको भर के अपने BLOs को वापस से सबमिट करें। गणना प्रपत्र के साथ जैसे मैंने कहा कि कोई भी इन्यूमरेशन पीरियड में गणना प्रपत्र के अलावा कोई भी दस्तावेज या कोई अभिलेख BLO को नहीं लेना है, ना किसी व्यक्ति को इलेक्टर को देना है। हमारी जो voters.eci.gov.in हमारी एक साइट है जिसपे सभी वोटर लिस्ट जो 2003 ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है 2025 में, इससे पिछला SIR हमारा 2003 में हुआ था जिसमें वो सारी वोटर लिस्ट हमने BLO को दी है और अगर किसी व्यक्ति को 2003 की वोटर लिस्ट रेफर करनी है तो इस साइट जो मैंने बोली है कि voters.eci.gov.in पे जा सकते हैं और वहां से भी देख सकते हैं। लोग स्वतंत्र हैं इलेक्टर्स की, वो अपना गणना प्रपत्र भी यहाँ से डायरेक्टली ECI की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको भर भी सकते हैं अगर वो कहीं बाहर हैं और वहीं से डाउनलोड करना चाहते हैं। और कोशिश करें, BLOs को ये बोला गया ऑलरेडी वो मैपिंग का काम कर रहे हैं, पर ज्यादा से ज्यादा लोग, जितने लोग हम 2003 की वोटर लिस्ट से लिंक कर पाएंगे उतने ही कम अभिलेखों की या उतने ही हमारे दस्तावेजों की हमें दावे आपत्तियों में जरूरत पड़ेगी। अच्छा सर, पोलिंग स्टेशन से अगर मतदाता की दूरी दूर है, चेंज कराना चाह सकता है, तो ऐसा कोई प्रावधान है? नहीं, ऑलरेडी हमने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग की है। इस काम के साथ पोलिंग बूथ या पोलिंग स्टेशन के रैशनलाइजेशन का वर्क भी चल रहा है। आपके माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी ऐसा पोलिंग स्टेशन है जिसको आपको लगता है कि उससे बेहतर और मानक पूर्ण करता हुआ उसके विसिनिटी में दूसरा पोलिंग स्टेशन है जहां पर बनना चाहिए, वो कोई भी व्यक्ति या पॉलिटिकल पार्टी मतलब वो अपने ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। हम लोग भी सारे पोलिंग स्टेशन को फिजिकली वेरीफाई कर रहे हैं और जहां पे भी वोटर्स और इलेक्टर्स के लिए जो सहूलियत हम दे सकते हैं और उसके लिए हमें मानक अनुसार कहीं चेंजेस करने पड़ेंगे तो हम लोग वो भी चेंजेस करेंगे। सर, लोगों पे भ्रांतियां है कि नाम कट जाएगा वोटर लिस्ट से, तो ऐसे लोगों से क्या अपील करना चाहिए? नहीं, देखिए, मेरा सभी लोगों से यह आग्रह है कि आप अगर साइन करके अपना गणना प्रपत्र बेसिक डिटेल लिख के भी भर के दे देंगे तो भी वो काउंट होगा और तो भी उस व्यक्ति का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आएगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जितनी डिटेल के साथ और अच्छे से और पूरा सही भरेंगे उतना आपका क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन में वो फॉर्म नहीं जाएगा। अगर आपने कुछ कमी भरी है या थोड़ी सी कमी या कुछ एरर्स है और सही से नहीं भरा तो फिर वो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन में जाएगा। पर जो 9 तारीख दिसंबर को हम वोटर लिस्ट पब्लिश करेंगे, जितने भी हमारे पास गणना प्रपत्र साइन होके वापस आएंगे उन सभी का नाम हम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में डालेंगे। सर, नया कोई अगर जोड़ना चाहिए? देखिए, नया व्यक्ति कोई जुड़ना चाहे जिसका वोटर लिस्ट में आज नाम नहीं है तो वो अपना फॉर्म 6 भर सकता है, जो रूटीन का प्रोसेस है। हमारे किसी को अगर अपना शिफ्ट हो गया है या इधर से एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा करना है या कुछ और भी चीजें उसमें सही करवानी है तो फॉर्म 8 का प्राविधान भी है। तो वो रूटीन के प्रोसेस है। वो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के बाद भी कोई भरेगा तो फाइनल वोटर लिस्ट से पहले उसमें भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन सुन के और जो रूटीन में हम फॉर्म्स को प्रोसेस करते हैं उसी हिसाब से नाम जोड़े या ऑल्टर भी किए जा सकते हैं। सर, लोग सर गांव में भी मतदाता है, शहर में मतदाता है,
नहीं, देखिए, मतदाता हर किसी को अपना वोट डालने का अधिकार सिर्फ एक ही जगह है। तो मेरी सभी लोगों से, हम लोग अपने लेवल पे तो चेक कर ही रहे हैं। ऑलरेडी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पे और सॉफ्टवेयर के माध्यम से डुप्लीकेट वोटर लिस्ट की, जो हम कहते हैं कि डीएसईज हैं, डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज, टीएसईज हैं, फोटो सिमिलर एंट्रीज, ये हमें रूटीन में मिलती है और हम नोटिस दे के लोगों से उसका निराकरण करते हैं। और इसके उपरांत भी अगर कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं, तो मेरा आग्रह है कि फॉर्म 8 भर के, और आपको जहां पे भी अपना रखना है वोट, वहां पे आप रखें और रेस्ट वोट को अपना डिलीट कर दें। सर, किसी मकान नंबर में 50 लोग वोटर हैं और 40 लोग बाहर हैं, 10 लोग घर पे हैं, तो उनका कैसे भराएगा? नहीं, देखिए, ये मतलब ये एक हमारे पास वो भी है, अपॉर्चुनिटी भी है कि जब हम फॉर्म्स भर रहे हैं और गणना प्रपत्र भर रहे हैं, तो जो डिटेल सही नहीं थी उसको भी बीएलओ आप सही कलेक्ट कर लें। मकान नंबर कहीं पे 0 थे तो उसको मकान नंबर अगर है तो वहां कर लें। और अगर किसी मकान में जेन्युइनली कुछ लोग बाहर काम करते हैं और अभी नहीं है, तो उनके रिलेटिव्स भी उनका गणना प्रपत्र लेके भर के वापस कर सकते हैं। वो उनके रिलेटिव, मतलब मदर, फादर या जो भी उनके क्लोज फैमिली है, तो उनके द्वारा भी हम लोग वो गणना प्रपत्र कलेक्ट कर लेंगे। हाँ, क्या बोल रहे थे?